नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हैं एक बहुत खास गेस्ट आज, सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज यूपी समझना है सर आपसे। यूपी में बड़ी तेजी के साथ जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अखिलेश यादव रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज एक नया शिगुफा भी वो छोड़ देते हैं प्रदेश की राजनीति में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं विदेश, वो गए हुए हैं सिंगापुर और जापान की यात्रा पर और वो विदेश गए और इधर अखिलेश यादव ने एक ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा 1 हफ्ते के लिए ऑफर वैलिड है, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और फिर उन्होंने कहा चाहते तो दोनों ही हैं, दोनों से मतलब दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी। अब इनका ऑफर जो है वो तंज में भले ही हो सकता है, लेकिन इस तंज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर की एक बहुत बड़ी दरार को उघाड़ने की कोशिश की है, ये कह करके कि अगर ये दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरे विधायकों के साथ अपने 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। सर, अखिलेश जी ने जो चाहा, खैर वो नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश थी, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, अखिलेश यादव ने ये प्रपोजल या ऑफर पहली बार नहीं दिया है। अगर मुझे याद पड़ रहा है तो कुछ समय पहले, शायद पिछली विधानसभा में, वो एक बार ये ऑफर दे चुके हैं। दूसरी बात, बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है, मतलब ये कोई ओपन सीक्रेट है। केशव प्रसाद मौर्य का अगर पोस्चरिंग देख लें पिछले 1 साल की, वो साफ समझ में आती है। ब्रजेश पाठक की अगर कुछ दिन की देख लें, 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की, तो महत्वाकांक्षा वहाँ भी दिखती है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी और दिल्ली के नेतृत्व के साथ भी रिश्ते सहज नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन एक फ़र्क है जो अखिलेश यादव को समझना चाहिए, समझते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझते होंगे, कि ये बीजेपी है और जो बीजेपी के नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा आला कमान तक अभिव्यक्त होती हैं, वो मीडिया में भी नहीं होती और लकीर पार करने का तो कोई सवाल ही नहीं है लक्ष्मण रेखा का। दूसरी सच्चाई ये है कि बीजेपी में बड़े से बड़ा नेता हो, हमने कई बड़े नेता देख लिए, नाम अगर चाहे उमा भारती हम लोग देख चुके हैं, मदन लाल खुराना हम देख चुके हैं और वीएस येदियुरप्पा हम देख चुके हैं। इतनी हैसियत काडर आधारित पार्टी में, खासकर बीजेपी जैसी अगर पार्टी अनुशासित, किसी नेता की नहीं होती कि कोई स्प्लिट के लायक आंकड़ा जुटा सके अपने साथ। तो वो जो अखिलेश यादव का ऑफर है, वो एक, जिसको कहना चाहिए ना, नैरेटिव बनाने की कोशिश या पॉपुलैरिटी बनाने की कोशिश या ठहरे हुए पानी में कंकड़ डाल के कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये तो बात आपने ठीक कही सर, इसका मौका तो बीजेपी ने दिया उनको, निश्चित। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण कर रहे हैं और वो शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा आरोप है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ चोटी खींची गई तो उन्होंने कहा तो महापाप है, घर बुलाया ब्राह्मणों को, उनका सत्कार किया, ये सब कुछ। तो आप एक विवाद जो आपकी पार्टी के साथ जुड़ा है और पार्टी क्यों सीधे योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद वो विवाद जुड़ा बना हुआ है, उसमें आप एक पक्ष को हवा दे रहे? नहीं, वो अकेले नहीं दे रहे। आप अगर याद करें कि जब ये घटना हो रही थी माघ मेले के दौरान जी, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो धरने पर बैठ गए थे, मतलब अपने जगह बैठ गए थे धरना देने के लिए, उस समय सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वो मुखर हुए थे और उनके भी स्वर और तर्क कमोबेश वही थे कि वो शंकराचार्य हैं, आदरणीय हैं और उनका अपमान नहीं होना चाहिए, जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ प्रशासन नोटिस दे रहा तो वो कह रहे थे मेरे उनके चरणों में मेरा प्रणाम। हाँ, वही कहा उन्होंने। और ब्रजेश पाठक ने अपने आप को थोड़ा सीमित रखा। उन्होंने खाली जो दुर्व्यवहार हुआ वटकों के साथ उस तक सीमित रखा अपने आप को, ब्राह्मण समुदाय का अपमान। तो कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा पीछे अगर हट के देखें तो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वो राजनीति रही है। और बीजेपी के साथ आप ये कहिए प्लस पॉइंट कहिए या उसकी एक दुविधा भी कहिए कि दोनों वर्ग बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर और सपोर्टर हैं। अकेली पार्टी है जिसके साथ दोनों वर्ग खुलकर के साथ आते हैं और राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय से आते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है, योगी हैं लेकिन है तो राजपूत समुदाय से, और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से हैं। लेकिन बीजेपी की पिछले 10 साल की राजनीति अगर देख लें, नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, तो बीजेपी का जोर ओबीसी पर है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं,
तभी तो यूजीसी कर गए ये। मैं वही कह रहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब अगर इसमें दिल्ली दरबार का भी एंगल है, जो कि हम लोग चर्चाएं सुनते हैं, इसकी कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि सहज नहीं है रिश्ते। उस पर मैं आता हूं सर, लेकिन मैं जो बात समझना चाह रहा हूं आपसे, और उसमें वो ये दोनों डेप्यूटी सीएम का जैसे जो हमने चर्चा की, जो इस मुद्दे पर, शंकराचार्य के मुद्दे पर रहा। अच्छा, ये तो आपको बताना बोले, शंकराचार्य पे एफआईआर हुई है भाई, पॉक्सो में एफआईआर हुई है, और वो कह रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा। तो एक लड़ाई वहां तक जारी है, आप सोचिए इस बात को। और दूसरी ओर क्या हो रहा, ब्राह्मण सत्कार घर बुला करके उनके साथ गलत हुआ, और शंकराचार्य जी के लिए जो केशव मौर्य ने कहा ये वो। और अगर ये एफआईआर हो रही है तो ये यूपी सरकार करा रही है, यूपी प्रशासन मतलब सीधा मुख्यमंत्री की लाइन तो वो है। और उन्होंने तो बड़ा खुल के ही कह दिया ना विधानसभा में कि पदवी कोई भी हो, अब अव्यवस्था फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री ने तो खुलेआम शंकराचार्य अविवेकानंद सरस्वती को टालने में भी कहा। ठीक, तो क्या ये सर गुड कॉप बैड कॉप वाला वो चल रहा है क्या, कि मुख्यमंत्री सख्ती दिखाएंगे और इधर डिप्टी सीएम मैनेज करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में तो ठीक हो सकता है, क्योंकि एक छवि रही है शक्ति प्रशासक की, वो मैसेज देते रहना चाहते हैं कि मैं लाइन किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगा, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कोई पद हो, जो भी हो। लेकिन ये दोनों लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आला कमान की कुछ हद तक सहमति हो कि समर्थक वर्ग को मोबिलाइज करके अपने साथ रखो। ये अपनी अपनी राजनीतिक लकीर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में राजनीतिक लकीर इस तरह से बड़ी होती नहीं है। हमने कई राज्यों में देख लिया, या सबसे लेटेस्ट उदाहरण ले लें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, जो दौड़ में होते हैं, जिनका नाम चर्चा में होता है, वो फिर फाइनल पोडियम तक पहुंचते दिखते नहीं हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, मैसेजिंग के लिए इन तीनों की पोस्टरिंग अपनी जगह सही है, लेकिन बीजेपी में लाइन क्रॉस होगी ये मुझे नहीं लगता। और 27 के चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा फेरबदल यूपी जैसी बड़ी स्टेट में करना चाहेगी, इसकी उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा नहीं है। कल तो खत्म ही हो गई वो उम्मीद, क्योंकि जिसकी भी थी। कल मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के उनकी शासन की तारीफ की। उन्होंने कहा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश जो है वो दंगों के लिए जाना चाहता था, मेरठ में क्योंकि बोल रहे थे तो मेरठ दंगों के लिए जाना जाता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री शीटर्स पर, क्रिमिनल्स के ऊपर फिल्में बना करती थी, और जो माफिया खुलेआम घूमते थे सपा सरकार में, यहाँ उन्होंने योगी जी का नाम लेके कहा कि वो योगी जी के राज में वो आज जेलों के अंदर बंद है। फिर उन्होंने काफ़ी बहुत सारे विकास की बातें बताई कि आज यहाँ ब्रह्मोस का निर्माण होता है और ये होता है वो होता है। तो एक ओपन एंडोर्समेंट था योगी आदित्यनाथ का। वो लोगों ने कहा ये वैसा ही मूवमेंट लगा जैसे वो 2022 के चुनाव से पहले कंधे पे हाथ रख के योगी जी के लिए फोटो मैं वही कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की कह सकते हैं मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी है चीज़ों को अपने रास्ते पर लाने की। आपने देखा 2024 में जिस तरह का बीजेपी को झटका यूपी में लगा, उसकी कल्पना नहीं थी किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा सेटबैक था कि अगर वो नहीं लगता तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत पा जाती। 240 पर क्यों समझते? अगर हम महाराष्ट्र मैनेज कर लेते, तो यूपी मैनेज कर लेते, तो आप आराम से 273 का आंकड़ा पार करते। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि जो तीनों वर्ग है, पिछली बार क्या हुआ 2024 में, ओबीसी मतलब आपने SC ST को नाराज करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेके चल रहे थे, आरक्षण का मुद्दा था, राजपूत बनाम अदर्स की बात आई। तो कुल मिला के वो सारे चीज़ों को जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई इक्वेशन बीजेपी की, उसको सेट करने की कोशिश है, और उसमें अपोजिशन कुछ ज़्यादा संभावनाएं उत्साह में देख रहा है। ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अच्छा ठीक है सर। अब ये तो बीजेपी की सारी क्या हो सकते हैं समीकरण वो हुए। मैं अखिलेश यादव की अगर बात करूं, यूपी में 1 साल में चुनाव है, ब्राह्मणों की जब बात आई तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को खूब हवा दी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई सबका सम्मान किया जाएगा। एक अविमुक्तेश्वरांजन जी के तो वो पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है जिन्होंने जब FIR जिन्होंने कराई है, कोई कह रहा है कि वो रामभद्राचार्य महाराज का चेले हैं, उनके शिष्य हैं। तो आज उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी के खिलाफ भी मामला था 420 का, और मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। तो फिर मतलब अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ रामभद्राचार्य जी के खिलाफ बोलने में गुरेज नहीं, ये क्या पॉलिटिक्स है?
ये पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है कि इस समय अभिमुख्यता जी कुल मिलाकर के योगी जी के वर्सेस खड़े हुए हैं। तो वो कुल मिलाकर उनको दांव लगा करके जो एंटी योगी जो फीलिंग है, चाहे ब्राह्मण समुदाय में हो या अदर हिंदू कम्युनिटीज में हो, वो उसको कहीं ना कहीं सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ ओबीसी, यानी उसमें भी यादव उनके साथ कमिटेड है, बाकी ओबीसी नहीं है। तो जब तक और नहीं जुड़ेंगे, सर आपको याद हो मायावती ने भी कहा ब्राह्मणों पर बोला। ब्राह्मण को ले जाने के लिए। तो ये सोशल समीकरण जो है वो बहुत क्लियर है कि जब तक आपके कोर वोट के साथ दूसरा नहीं जुड़ेगा, जैसे बीएसपी के साथ दलित कोर वोट है, मुस्लिम तब जुड़ता है जब आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, वो तब बनेगा जब आपके साथ ब्राह्मण या कोई और मजबूत समझाए आ जाए। यही समीकरण सपा के साथ है, उनके साथ भी यादव कोर वोट है, ओबीसी का कुछ छटपुट वोट और मिलता है, इसलिए छोटे छोटे दलों पर डोरे डाले जाते हैं। तो ये कोशिश वही हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव की एक बात जरूर आप कहेंगे, मुझे लगता है कि 2024 में वो अपना पीक परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अच्छा, और वो परफॉर्मेंस शायद मुलायम सिंह यादव से भी आगे था। मुलायम सिंह यादव के टाइम में लोकसभा चुनाव में उतना परफॉर्मेंस शायद नहीं हुआ था, एक बार 39 सीटें आई थी अगर मेरे को याद आ रहा है सही तो ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस था। लेकिन उसको सस्टेन करना 2027 के चुनाव के लिए, क्योंकि वहाँ इक्वेशन एकदम अलग होगी और कांग्रेस और एसपी के रिश्ते भी सहज नहीं है। अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है ये शर्टलेस परफॉर्मेंस AI वाली वो कांग्रेस को एकदम कंडेम करने वाली है। ठीक है, बाकी एलाइज की जो रिएक्शंस आए उसी लाइंस पे है और समझदारी वाली बात है वो कि पॉलिटिकल विरोध को आप गवर्नमेंट या नेशन की इमेज के विरोध के साथ ना वो ले तो जाएं। सिवाय कांग्रेस के कोई जस्टिफाई उसको कर कोई ही नहीं नहीं कर रहा। रहा, कोई नहीं कर रहा। ये जो जहां तक अभी अलायंस वाली बात है, आपने कहा कि सहज नहीं है सब कुछ कांग्रेस और सपा के बीच में, बट फिर भी लोग कहते हैं कि इन द एंड तो आएंगे तो साथ ही। नहीं, वो तो ये ना, एक फिर वो देसी कहावत अभी प्रदीप जी वो कह रहे थे कि भाई एक दूसरे के लिए ना कोई और है ना दूसरा कोई ठौर है। सर्वाइवल का सवाल है भाई। अगर अखिलेश यादव मेन अपोजिशन मतलब 100 के आसपास सीटें नहीं ला पाते हैं 402 के सदन में, तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म है। पिछली बार कांग्रेस ने अकेले लड़के देखा, प्रियंका गांधी ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट भी दिया आपने, सीटें कितनी आई? 2। लेकिन फिर भी कांग्रेस को लेकर चलना अखिलेश की मजबूरी है। क्योंकि कांग्रेस के पास, हालांकि विधानसभा में तो करीब मेरे ख्याल 2.5% के आसपास वोट बचा था, बेसिकली माना जाता है कि कांग्रेस के पास अभी 3-4% वोट है। तो अगर वो 4% वोट भी ऐड होता है अखिलेश के साथ, और जब ये दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है जो यूपी में अच्छी खासी तादाद में है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन देख करके इनके साथ शिफ्ट होता है। पिछली बार मायावती को मुस्लिम वोट नहीं मिला, बहुत रेयरली किसी सीट पर मिला होगा, जहाँ कैंडिडेट होगा उसका अपना असर होगा। तो इनको लगता है कि अगर दोनों मिल के आएंगे, पर तब तक दोनों एक दूसरे को अपनी हैसियत का एहसास करा देंगे। 2023 में तेलंगाना जीतने के बाद या उस कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस को लगा कि मुसलमान उसके साथ शिफ्ट हो रहा है और नेशन वाइड हो रहा है, इसलिए उसने बहुत हार्ड बार्गेन की और अखिलेश ने उनको सीटें दे भी दी, वो जीत भी गए। लेकिन इस बार बहुत हार्ड बार्गेन दोनों करेंगे स्टेट का इलेक्शन। जी। अब मायावती जी, आखिरी बात, मायावती जी का रोल अभी तक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ वो लग रहा है कि चुनाव में एक चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ वो बार बार क्लैरिफाई कर रही हैं कि आप किसी रूमर पर, अफवाह पर ध्यान ना दें, हम बसपा जो है किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि पहले एक बार अब खबर ये आ गई थी कि शायद कांग्रेस टच में है उनके, दूसरी बार ये शिकूफा उड़ गया कि ओवैसी जी की पार्टी के साथ उनका कुछ जो है तालमेल शायद तलाशा जा रहा है। देखिए, बीएसपी की जो पोजीशन है यूपी में बहुत क्रूशियल है। वोट उनका घटते घटते 10 से नीचे आ गया है। जिस पार्टी ने अपने दम पर कभी सरकार बनाई थी यूपी में, आज वो कुल 10% से भी नीचे आ गई है। लेकिन आज भी उनके पास अपना कोर वोट, दलित में भी जो जाटा वर्ग है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जहां मुस्लिम मिलकर के विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है किसी हद तक, वो मुसलमान भी उनको वोट देता है। लेकिन बीएसपी की प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10 साल में उसकी इमेज कहीं ना कहीं ये बन गई है कि बीजेपी के लिए बी टीम की तरह खेलती है जी। यानी एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करती है। अब उससे वो छुटकारा कैसे पाएंगी, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लगातार उनका वोट बैंक जो 15 से गिरना शुरू हुआ और 9 के नीचे आ गया, उसके पीछे यही परसेप्शन है। अभी उन्होंने सफाई दी, वो इसलिए दी
कि उनको एक बड़ा बंगला अलॉट हुआ दिल्ली में, टाइपेड बंगला मिला। टाइपेड बंगला हुआ। फिर र्यूमर चली कि बीजेपी से दोस्ती है, फिर उनको सफाई देनी पड़ी। यह जरूर है कि मायावती की बीएसपी अगर मजबूत होती है तो नुकसान वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी जो ब्लॉक है उसको होगा, उसको ज़्यादा डैमेज करेगी। तो इसलिए बीजेपी के हित में भी यह होगा कि वो अलायंस थोड़ा सा मजबूत हो। और कांग्रेस वगैरह जो बीच बीच में डोरे डालती रही है मायावती पर अलायंस के लिए, उसकी वजह सिर्फ है कि अखिलेश यादव से हार्ड बार्गेन कर सकें। अब मायावती के साथ अलायंस करके इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो मायावती जाएंगी तो अकेली ही जाएंगी चुनाव में। मायावती अकेले जाएंगे या छुटपुट, जैसे आपने कहा ओवैसी, जो वो दोनों का आपस में उस तरह का क्लैश तो नहीं। अगर ओवैसी आते हैं तो मुस्लिम वोटर कुछ ज्यादा उत्साह के साथ मायावती के साथ जुड़ेगा। उसका अगेन वही होगा फॉल आउट कि जो एसपी एंड अलायंस होगा उसको नुकसान होगा, और बाय डिफॉल्ट बीजेपी को और एनडीए को फायदा होगा। खैर चलिए, अभी तो चुनाव में बहुत समय है, बहुत कुछ बिगड़ना बनना ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। आप देख रहे थे भारत की खबर। राजकुमार जी बहुत धन्यवाद आपका, आज इतना ही।